हर सीट का हाल बता रहे, बिहार का रण हो या फिर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव का मैदान पर सपा आगे। यूपी में अब तक 4 सीटों पर रुझान, कृपया ध्यान दीजिए। घाटमपुर तो और बिल्कुल यहाँ पर यूपी में 4 सीटों का रुझान सामने आ गया है। नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। 2 सीटों पर राहुल बीजेपी आगे है, तो 2 सीटों पर सपा भी टक्कर दे रही है। अगर ये फाइनल परिणाम हुए तो यहाँ पर सपा जरूर यहाँ पर खुश होगी। देखिए शैलेंद्र, अभी हम इसे फाइनली मानेंगे क्योंकि हम लोग प्रेजेंट में बात करेंगे। तो अगर समाजवादी पार्टी नौगांवा सादात में बढ़त बनाई है तो ये कैबिनेट मिनिस्टर की सीट रही है। अगर वहां बढ़त बनाई है तो निश्चित तौर पर विपक्ष आगे है। हालांकि जौनपुर तो मल्हनी की जो सीट है ये समाजवादी पार्टी की रही, पारसनाथ यादव के सुपुत्र वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन नौगांवा सादात सीट पर आगे रहना ये बड़ी बात है। और बीजेपी देखिए मल्हनी में तीसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर जो अभी के आंकड़े आ रहे हैं। और इधर बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार आगे हैं। लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस की आरती बाजपेयी दूसरे नंबर पर, राहुल यहाँ पर बनी देवरिया में भी बीजेपी के प्रत्याशी लगातार आगे है। मुकाबला यहाँ पर कड़ा है। उपचुनाव में भले ही सपा और दूसरी दलों ने उतनी मेहनत ना की हो, ऊर्जा ना दिखाई हो, लेकिन परिणाम बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ माहौल बदला जरूर है। अभी तक का जो रुझान है, अभी तक की जो स्थितियां हैं राहुल। बिल्कुल नावेद जी, यहां पर लड़ाई बहुत दिलचस्प है। अगर उपचुनाव की बात करें, अभी 4 सीटों के रुझान हमारे पास हैं। और सबसे पहले इस बात की जानकारी दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी 2 पर और भारतीय जनता पार्टी 2 पर। कैसे देख रहे हैं आप इस परिणाम को, अगर इसको अभी की स्थिति को देखा जाए तो? देखिए, आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो कायदे से लड़ा ही नहीं, जमीन पे नहीं उतरा। अभी सपा के एक साथी कह रहे थे कि हमारी रणनीति, हर पार्टी की रणनीति अलग होती है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सी राजनीतिक दल की रणनीति कैसे हो सकती है कि हम घर पर बैठ के काम करें, हम सिर्फ डेस्क वर्क करें। अगर पुलिस काम करती है, अगर खुफिया तंत्र काम करता भी है, अगर इंटेलिजेंस काम करती भी है, वो भी तो पुलिस ग्राउंड पे भी नजर आती है। वो भी वो पार्टी जो जमीन पर उतरने पर विश्वास करती हो, जो डांट पर बैठकर राजनीति को खड़ा करती हो, वो ट्विटर वाली बन गई। जमीनी राजनीति का एक संस्कृति पैदा की कि जमीन पर उतर के बड़े से बड़ा नेता किस तरह लड़ता है, किस तरह से बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ता है। वहां पर यह कहा जाए कि हमारी रणनीति ही अलग है, जोड़ तोड़ के हमारी रणनीति, असंतुष्ट लोग खुद से मेरे पास आ जाएंगे, ये समझ में नहीं आता। ऐसी स्थितियों में अगर बीजेपी कहीं किसी भी सीट पर पिछड़ रही है तो ताज्जुब की बात है। सीधी सी बात समझ में आती है कि जनता में बीजेपी के प्रति कहीं ना कहीं निराशा है, कहीं ना कहीं नाउम्मीदी है, कहीं ना कहीं वो अति अपेक्षाओं का मार खाएगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि ये बड़ी बात है, अगर 2 सीटें भी चली जाती हैं हाथ से, भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त राजनीतिक दल है, बहुत बड़ी राजनीतिक दल की ये सरकार है। यहां पर राम मंदिर बनने जा रहा है, इतने बड़े बड़े फैसले हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर 2-3 सीटें भी फिसल जाती हैं भारतीय जनता पार्टी तो चिंता का विषय होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। बिल्कुल चिंता का विषय होगा। मल्हनी सीट पर सपा आगे चल रही है, घाटमपुर में बीजेपी प्रत्याशी आगे, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर की सीट रही है। नौगांवा सादात से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यहां पर देवरिया में बीजेपी आगे चल रही है, बीजेपी प्रत्याशी, यानी मामला 3 और 2 का है। 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास 3 और समाजवादी पार्टी के पास 2। लेकिन ब्रजेंद्र जी, आपके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर हैं, आरती बाजपेयी जी, और परिणामों में तो नहीं लेकिन वैसे दूसरे नंबर पर है। अभी हमारी प्रत्याशी 2 जगह से जीतने जा रहे हैं। अच्छा। बांगरमऊ में और घाटमपुर में, दोनों जगह से हम जीतेंगे। अभी काउंटिंग बढ़ने दीजिए आगे, क्योंकि कांग्रेस अकेली पार्टी है। आपने देखा होगा कि 22 मार्च को जब बगैर देश को भरोसे में लिए, बगैर 4 घंटा मौका दिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को रोक दिया। लोग खाने के लिए मोहताज हो गए, लाखों लाख लोग, 6 साल का बच्चा अटैची पर घसीटते हुए 85 साल का बुजुर्ग बंबई से 2,500 किलोमीटर पैदल चलने को विवश हो गया। तब कांग्रेस ही पार्टी थी जो 50-25 राजमार्गों पर भोजन की व्यवस्था कर रही थी। हम सड़कों पर पानी दे रहे थे, हम सुबह से लेकर के शाम तक वाली बसें खड़ी करके, और वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1000 बसें हमने दिया। उल्टा हमारे प्रदेश अध्यक्ष को चलाए इसलिए नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता को सड़क पर रगड़ना चाहती है, जिसका परिणाम बिहार में दिखाई पड़ रहा है उनको। जनता का अपमान, जनता ही भगवान है लोकतंत्र में। भारतीय जनता पार्टी के इसी अहंकार का जवाब बिहार की महान जनता दे रही है, जो दिखाई पड़ रहा है उनको कि हम बिहार में किसी को घुस, वो सब जो मजदूर थे वो सब मैक्सिमम बिहार के लोग ही थे जो पैदल चल रहे थे सड़कों पर। जो अन्नदाता हैं और सबसे ज्यादा बौद्धिक समाज अगर कहीं का मैंने देखा है तो बिहार में। आप गांव में चले जाइए
तो हमारे लखनऊ से ज्यादा राजनीतिक समझ बिहार के गांव के एक युवा के अंदर दिखाई पड़ेगी। तो साहब राजस्थान में आपकी सरकार थी, लगा के बसें पहुंचा दी होते, कोटा में छात्र फंसे हुए थे, योगी आदित्यनाथ बसें भेज भेज के मंगा रहे हैं। 60% बसें हमने ही दिया, राज्यों में क्या हुआ, जिसका आपने देखा होगा बाद में इन्होंने बिल भुगतान करके ये दिखाने की कोशिश किया। आप सरकार के साथ खड़े थे, एक तरफ आप कह रहे थे कि जो भी केंद्र फैसला लेगा जनहित में हम उसके साथ खड़े रहेंगे, और फिर राज्यों में विरोध भी होने लगा, सवाल भी खड़े होने लगे। बगैर जनता को मौका दिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के साथ विश्वासघात किया, उसका कोई नुकसान, कोई फायदा नहीं हुआ, केवल नुकसान हुआ जनता। उस समय वैश्विक स्तर पर जब कोरोना महामारी तेजी से पैर पसार रहा था, तो क्या इंतजार किया जा सकता था? लीजिए, जब आदरणीय 12 फरवरी को आदरणीय राहुल गांधी जी ने बोलना शुरू किया, तब ये मजाक उड़ा रहे थे। 17 मार्च को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने मास्क लगाने पर नॉनसेंस हरकत करार दिया और सांसदों को बाहर निकलने के लिए कह दिया। जब 19 तारीख को मध्य प्रदेश में हमारी सरकार गिर गई, तब 19 तारीख के शाम को प्रधानमंत्री जी ने अचानक राहुल गांधी तो कह रहे थे कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होता, वो तो खुद कह रहे थे कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होता। लॉकडाउन की मांग सबसे पहले कांग्रेस ने की थी, लेकिन हम तैयारी पूरी दुनिया उस फॉर्मूले में चल रही थी। 31 जनवरी से बात कर रहे थे, आप बता रहे थे, हम 31 जनवरी से कह रहे थे ना साहब। जब जरूरत थी तब नहीं किया गया, तैयारी नहीं की गई, बगैर तैयारी के हमारे हिंदुस्तान के जनता को परेशान किया गया, हरेसमेंट किया गया। आपकी तैयारी ये प्रधानमंत्री जी के अहंकार का नतीजा था, हमारे लोकतंत्र का चीरहरण सर्टिफिकेट बसों का मांग लिया गया तो आपने हाथ खड़े कर दिए साहब। खतरे से पहले कांग्रेस पार्टी बसों की एजेंसी नहीं चला रही, सड़कों पर पैदल चलते हुए लोगों को देखकर जिम्मेदारी थी। 1000 बसें हायर करके दी थी, उसका एक भी का कागज गलत नहीं था। बीजेपी परसेप्शन की लड़ाई लड़ रही थी, संजीव जो हार गई जनता उसी का नतीजा ले रही है। संजीव जी जुड़ गए। संजीव जी, आज आपके लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे, बिहार में नतीजे आएंगे, और मध्य प्रदेश में तो आपने साहब बहुत कायाकल्प किया है। जिस तरह से आपने रातों रात गेम बदला था, आज क्या होने जा रहा? और ये मुस्कुराहट किसके लिए है? पिछड़ने के लिए है या उपचुनाव में आगे होने के लिए है? कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं वो अभी जो बोल रहे थे, मुझे उस पर मुस्कुराहट अच्छा, इस पर है। ब्रिजेन जी आपसे खुश हैं वो, जो कि हाँ, क्योंकि ये मतलब कितना अप्रत्याशित स्थितियां हैं। अब तो सब काउंटिंग का समय है जी, और मुझे लगता है कि जो रिजल्ट आना है वो कुछ समय में आ ही जाएगा जी। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की जो स्थितियां हैं, कांग्रेस के जो साथी हैं जो बोल रहे हैं, इसमें कांग्रेस का कहां क्या आ गया? क्या 7 सीटों में उत्तर प्रदेश में? मध्य प्रदेश की 30 तो है ना इनके अंदर। कह रहे कि वहां पे तो आपने लोकतंत्र का चीर हरण किया है साहब, आपने लोकतंत्र का चीर हरण किया है मध्य प्रदेश में, ये विजेंद्र जी कह रहे हैं। वो 30 इनके मन में है। कमलनाथ जी को सत्ता मिली थी, आपने साहब ऐसा समीकरण चेंज किया कि सत्ता ही बदल गई, तो वो 30 तो होगी ना, सवाल तो वो करेंगे। कृपया ध्यान दीजिए, टूंडला में बताइए, सवाल पा रहे हैं अपने लोगों को, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? ध्यान दीजिए, संभालने का जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे, तो उसमें हमारी क्या गलती? और दूसरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज इन्होंने कही कि महाराष्ट्र से बच्चे आ रहे थे, बुजुर्ग आ रहे थे। क्या महाराष्ट्र की सरकार उनको संभाल नहीं पा रही थी जो बच्चे और बुजुर्ग आ रहे थे? महाराष्ट्र की सरकार को देखना चाहिए था कि मजदूर ना आए। ये दिल्ली की, पंजाब की सरकार और राजस्थान की सरकार को देखना चाहिए था कि किस तरीके से मजदूर वहां से भाग रहे हैं। नहीं, ये कह रहे कि ये तो आपको अलार्म कर रहे थे, कह रहे कि ये तो आपको अलार्म कर रहे थे, आपने ध्यान ही नहीं दिया। आपने ध्यान ही नहीं दिया कि देश में कोरोना फैल रहा है, लॉकडाउन की जरूरत है। शैलेंद्र इधर मामला दिलचस्प हो गया है। संजीव जी, इधर मामला दिलचस्प हो गया है। संजीव जी, संजीव जी, बस की बात तो बड़ी पुरानी हो गई, अब सवाल है ना। मोटरसाइकिल के नंबर। अरे ब्रिजेन जी, 1 मिनट। और संजीव जी, आप भी, बसों की बात पुरानी हो गई, यहाँ उपचुनाव की बात करें तो 3-3 पर मामला टाई हो रहा है। ये कैसे 3-3 पर मामला? अगर अभी आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। तो ये बढ़त कैसे बना ली सपा? वो तो नहीं गए, आप तो हर जगह गए। आने दीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर वर्तमान में देखें तो, अगर पानी ज्यादा हो रहा, मुझे लग रहा है दूध कम नजर आ रहा। आने दीजिए ना, समय आने दीजिए। अमिताभ जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अमिताभ जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अमिताभ जी, बिहार चुनाव में बहुत चर्चा हुई, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस रखा, लेकिन बिहार की आप बात कर रहे हैं, क्या बिहार की भी जो बात कर रहे हैं, बिहार का भी रिजल्ट आने दीजिए। आज बहुत देखिएगा क्या स्थिति होती है मध्य प्रदेश की जनता की भी, वहां पर लोकतंत्र की और कांग्रेस बीजेपी की भी।
माफ करिएगा संजीव जी की वजह से आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पाई। बिल्कुल अमिताभ जी, जिस तरह से स्थितियां हैं बिहार में तो सबकी नजर है, लेकिन मध्य प्रदेश का भी चुनाव काफी कुछ बदलने जा रहा है। 28 सीटों पर उपचुनाव करना है और अगर यहां पर नंबर गेम बदला तो स्थितियां बदल सकती हैं, इस तरह की आहट है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव को आप किस तरह से देखते हैं? परिणाम अगर कुछ भी हो, लेकिन ये नतीजे किस तरह का असर लेकर आएंगे? देखिए, सामान्यतः ये कहा जाता है शैलेंद्र जी कि उपचुनाव के नतीजे आम चुनाव को प्रभावित नहीं करते हैं। ये कहा जाता है, ये तर्क राजनीति में अक्सर दिया जाता है। हालांकि मैं इससे बहुत सहमत नहीं हूं। उपचुनाव को भी ये मानना चाहिए कि वो संकेत है और उस संकेत को समझते हुए, परखते हुए जो सत्तासीन सरकार है उसको उस पर विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और विपक्ष को भी अपनी तैयारी को और पुख्ता करना चाहिए परिणामों को परख करके। पर सामान्यतः इस तरीके से होता नहीं है। क्षणिक खुशी या क्षणिक गम की स्थिति बनती है और फिर अपने अपने ढर्रे पर लोग निकल जाते हैं। तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या ज्यादा है उपचुनाव में। उत्तर प्रदेश की भी सीट बेहद महत्वपूर्ण है और अभी आप बता भी रहे थे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो उपचुनाव जनता के मूड को समझने के लिए, सरकारों की सफलता विफलता को समझने के लिए और विपक्ष की ताकत को समझने के लिए एक बड़ा उदाहरण है। पर उसको राजनीतिक दल किस तौर पर लेती है, सरकारें किस तौर पर लेती है, वो देखना दिलचस्प होगा। ये देखना दिलचस्प होगा नावेद शिको जी। लेकिन जो मामला अभी है, रुझानों की बात करें 7 विधानसभा सीटों पर, तो मामला 3-3 पर फंस गया है जी। बहुत बड़ी बात है और ये सारे संकेत कृपया ध्यान दीजिए, इस बात के बिहार महागठबंधन हैं बहुमत से आगे कि कोरोना ध्यान दीजिए, का असर जो है वो सरकारों पर हुआ। बहुमत से कोरोना ने अभी तक आम इंसानों को, लोगों को प्रभावित किया था, उनको बीमार किया था। अब सरकारों को भी कमजोर कर दिया है। यानी सरकारी मशीनरी जो थी इस महामारी के टाइम पर, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जनता नाखुश थी। बिहार में इस बात के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह टक्कर दिखाई दे रही है, हम लोग तमाम सर्वे भी सब लोग यही कह रहे थे कि यूपी में जाहिर सी बात है कि बीजेपी अपनी सारी सीटें जीतेगी, लगभग एक को छोड़ के। लेकिन अभी जो बराबर की जो टक्कर नजर आ रही है, उससे लग रहा है कि कोरोना की जो सरकारी मशीनरी का काम था वो कहीं ना कहीं कमजोर था, क्योंकि ये ताजी घटना है। जनता परेशान थी, मजदूरों का एक पूरे तरीके से परेशानियां नजर आ रही थी। बीमारी के इलाज के लिए तमाम आपके चैनल्स पर भी तमाम इस तरह की चीजें दिखाई दी कि कहीं ना कहीं इलाज करने के लिए सरकार कहीं ना कहीं कोशिशें करने के बावजूद भी नाकाम नजर आ रही थी। इलाज के समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी। रोजगार चले गए, उसके लिए बहुत अच्छा कोई विकल्प नहीं सरकारों ने तलाशा। वो सब असर इन चुनावों में नजर आ रहा है। बिल्कुल नावेद जी, बहुत कुछ नजर आ रहा है, लेकिन नजर आज युवाओं पर है, क्योंकि एक राज्य का भविष्य युवा तय करने जा रहा है। हमारे साथ रोहित सिंह जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं युवा चेतना के। रोहित जी, आपका स्वागत है। युवा आज बहुत कुछ फैसला लेकर आएगा। बिहार में बदलाव की कहानी आज युवा लिख सकता है। बिहार के चुनाव में तेजस्वी के उदय को, चिराग की रणनीति को, पुष्पम प्रिया की एंट्री को आप युवा नेतृत्व के लिहाज से किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब जब देश में नौजवानों ने अंगड़ाई ली है, तब तब भारत के अंदर व्यापक महापरिवर्तन संकल्पित और सुनिश्चित हुआ है। बिहार के अंदर 31 वर्ष के नौजवान तेजस्वी यादव जी ने यह साबित कर दिया कि वो अभिमन्यु नहीं, वो अर्जुन है। सामने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, सारे लोग पारंगत थे युद्ध विद्या में। वो लोग एक बालक से चुनाव लड़ रहे थे और उस बालक ने उनके किले को भेद कर उनको परास्त कर दिया। उसके पीछे का मूल कारण था देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश की 65% आबादी नौजवानों को ठगने का जो काम पिछले 6 सालों से प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे और लगभग 15 सालों से बिहार में नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर नौजवानों को शोषित और ठगने का काम कर रहे थे, उसका खामियाजा नीतीश कुमार जी को बिहार में मिल रहा है और केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के रुझान भी आपके जैसे
प्रतिष्ठित टीवी चैनल के स्क्रीन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की आवाम तक पहुंचने का काम हो रहा है। देखिए, नौजवानों ठीक है को रोहित रोजगार जी, नहीं मिला। संजीव जी आप मोबाइल में ही लगे रह गए, परिणाम ही देख रहे हैं रुझान। इधर रोहित सिंह जुड़े, वो कह रहे हैं कि आपकी कौरवों की सेना है, वो आपको कौरवों की सेना बता रहे हैं बिहार में, आप मोबाइल में ही लगे रह गए, कुछ बोला भी नहीं आपने और कौरवों की सेना बता दी आपको इन्होंने। नहीं मोबाइल नहीं, देख सकते हैं परिणाम आ रहे हैं, देख सकते हैं। सेना कौन पांडवों की सेना, ये 17 में नहीं, खुश 19 हो रहे हैं, में अब 4 सब सीटों में पर बताया आगे हो गया। गए, अब 4 सीटों पे आगे तो थे, इसलिए खुश इनके हो रहे हैं। कहने से थोड़ी ना ये कोई ये अरे ये युवा हैं, युवाओं की आवाज है, भविष्यवक्ता नहीं है। पार्टी जीती थी और वो और 2 सीट से अरे आप कुछ 300 नहीं पार है, चले ये गए। पता नहीं चलेगा अरे कैसे इनका कुछ नहीं राष्ट्रीय है, अध्यक्ष हार गया, आप उनको क्या जीते हैं मतलब तो सब ऐसा कुछ मत है, कहिए, ऐसा मत और कहिए, विपक्ष युवाओं जीत का रहा भी है बहुत तो कुछ वो है। कुछ नहीं है। मैंने और आप सारी करें तो सारी राज ढीला, सीटें भारतीय आज जनता दूसरे लोग पार्टी करें उत्तर तो प्रदेश कैरेक्टर की ढीला। जीत जाएगी। आप ही लोग और जाएंगे। दोनों बोले संदेश दे दिया है, भारत में महापरिवर्तन सुनिश्चित है। 2021 में बंगाल में फिर ममता दीदी और रटते रहिए, रटा है आपका जवाब। अखिलेश रटते यादव रहिए, आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने पूरा वाला। सरकार बनेगा। जनता आपके जानती है कहने से आपको। होगा। आपके प्रधानमंत्री चिल्ला रहे थे बिहार में, क्या हुआ? आपकी आज पूरी अगर तो कैबिनेट रिजल्ट दौड़ आए तो रही फिर थी बहस बिहार करना। में, क्या हुआ? उत्तर नहीं, अभी प्रदेश भी के जवाब मुखिया दीजिए। योगी अरे जी दौड़ रिजल्ट तो रहे पूरा थे, आने दो, क्या हुआ? पहले ही लिख हुआ देंगे। क्या? तो क्या संजीव जी आप युवाओं को दरकिनार कर रहे रिजल्ट हैं? की स्थिति संजीव बदल रही जी है। क्या रिजल्ट की स्थिति युवाओं को बदलेगी? दरकिनार कर रहे हैं क्या क्या? बदलेगी? योगी जी बिहार में घूम घूम के प्रचार कर रहे थे, नहीं, हम उत्तर युवा प्रदेश तो में हमारे बोल नहीं साथ रहा हैं। है, अब बिहार में जिनका जाकर प्रचार चब्बा कर रहे हैं। विपक्षियों का लगाया हुआ है, वो इस नाच तरीके न की जाने बातें हैं। आंगन के रहा 32 हेलीकॉप्टर पटना रोहित, एयरपोर्ट पर रोहित, भारतीय जनता रोहित, पार्टी ने लॉन्च कराया रोहित, था। अभी देखते जाओ, आप एक मिनट, कैसे रोहित, मानेंगे? रोहित, जो- क्या महापरिवर्तन का रोहित, संकल्प हो गया। रोहित, जो उत्तर चश्मा प्रदेश अपने में लगा जनता का विपक्षियों का परिवर्तन कह रहे हैं। होगा। कितना ये कितने शुरुआती पानी में हो उड़ान कि है। मालूम चल जाएगा। बिहार में और- तेजस्वी यादव और जी स्टैंड करना और अपनी बात कांग्रेस पे। गठबंधन की सरकार रिजल्ट बनेगी। आएगा तब स्टैंड करना उत्तर अपनी बात प्रदेश पे, में मतलब। भी योगी जी के मद का अंत होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का परिवर्तन सुनिश्चित होगा। अब इनको ये बहुत बड़ा भाजपा ने ज्ञानी है, देश के इनसे क्या बता नौजवानों रहे हैं? को चैनल में बैठ ठगने के का काम किया है, ज्ञानियों वाली मुल्क बातें बनाया ना करो। है, अब वहाँ- नहीं चलेगा। वहाँ कुछ नहीं होने वाला आपके आपसे। मूर्खिस्तान का ये समापन जो होगा। युवा चेतना आपने बनाया है वो अपने मन से बनाया हुआ और 10 नौजवान नहीं होगा आपके साथ में। भारतीय नौजवान जनता तो पार्टी भारतीय क्या जनता पार्टी देश के की साथ में। जनता से मंतव्य लेके बनाए थे क्या? आज जंक्शन जो दिया बात अभी देखिए, रिजल्ट देखो, रिजल्ट जनता देखो। से पूछे थे क्या? आपने अभी जनता से रिजल्ट पूछकर देखोगे भाजपा तो की खुद ही सदस्यता पता ली चल थी जाएगा क्या? आपकी बात में कितना पांच दम है। लोगों ने अभी मिलकर रिजल्ट देखना तो मालूम RSS चलेगा। का गठन किया था संजीव जी, जानकारी होना चाहिए। अमिताभ जी, और एक आज आप मिनट, लोग कहते एक मिनट, हैं कि दोनों लोग विश्व का शांत, सबसे दोनों बड़ा लोग, दोनों लोग, दोनों लोग, दोनों लोग, दोनों RSS के लोग, बराबरी एक ना मिनट, हो गई बात ना आप दोनों की। RSS की बराबरी अरे ना आप दोनों को करिए। बड़ा मौका दिया, बराबरी आप करिए। दोनों को बड़ा मौका दिया। आपकी बराबरी करें। हो गया रोहित जी, रोहित जी, करते हैं। रोहित जी और संजीव जी प्लीज। अमिताभ जी, एक युवा सीधे सीधे बीजेपी से कैसे सवाल पूछ ले रहा है? सीधे इतनी हिम्मत कैसे कि सीधे सवाल पूछ रहा है? क्या यही सवाल बिहार में भी पूछा गया और यही वजह है कि 124 107 का मामला है? निश्चित तौर पर पूरे बिहार ने सवाल पूछा है और अरे देखिए देखिए, ये रिजल्ट आएगा तो तेजस्वी यादव की बड़ी जीत है, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि ये तेजस्वी यादव की बड़ी जीत के बरक्स अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए की बड़ी हार है। इस हार का आप अंदाजा लगा लीजिए कि सुशासन का प्रतिनिधित्व करने का दावा पिछले 15 वर्ष से करने वाले नीतीश कुमार, उनको अपनी आखिरी चुनावी सभा में यह कहना पड़ता है कि यह अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। और बिहार ने कहा कि अंत तो हम आपका भला नहीं होने देंगे, क्योंकि बिहार के साथ आपने भलमनसाहत नहीं किया है। और बहुत देर से मैं देख रहा था, शराब की बड़ी चर्चा हो रही थी, शराबबंदी और नीतीश कुमार के गांधी होने की दिशा में बढ़ने की प्रक्रिया की चर्चा हो रही थी। तो एक बात बहुत साफ है राहुल भाई
नीतीश कुमार की सियासत क्या है? नीतीश कुमार की सियासत वो काम करती है, पहले आंखें नोच लेती है, फिर चश्मा दान करती है। पहले बिहार के गांव में 3-3, 4-4 ठेका खुलवा करके और उसके बाद शराबबंदी का पाखंड किया गया। और बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे उसका पोल खोल करते हुए बताते हैं, वो ऑडियो वायरल है, आप भी सुने होंगे, कि बालू और शराब का पैसा थानेदार से मुख्य सचिव तक पहुंचता है। ये बिहार की हकीकत है। व्हाट्सएप पर शराब की होम डिलीवरी हो रही है। तो इस तरीके की नीति बना करके आप सुशासन का छलावा कितने दिन तक बिहार को देंगे? बिहार ने आपके सुशासन में आखिरी कील ठोक दिया है। विजयन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजयन जी, अगर युवा ने ये सोचा है, अगर बिहार की आवाम ने ये तय किया है, तो इसके पीछे बहुत सारी स्थितियां हैं। केवल ये नीतीश की हार नहीं है, उनके सिद्धांतों की भी है, गठबंधन की राजनीति की भी है, उनके अनुभव की भी है, जो नहीं पढ़ पाए कि तेजस्वी क्या चाहते हैं, बिहार क्या चाहते हैं। सवाल ये नहीं है कि तेजस्वी जी क्या चाहते थे, सवाल ये था कि बिहार के लोग क्या चाहते थे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नहीं, तेजस्वी ने यहाँ पे प्लान किया, उन्होंने अपना उनका प्रोजेक्शन देखिए, वो कभी भी पर्सनल अटैक नहीं किया, सम्मान करते रहे। वो कहते रहे कि जिस तरह से 9 बेटियों के बाद बेटे का इंतजार करता रहा, उन्होंने कहा कि हमारे चाचा हैं, हाँ वो कुछ भी कहें उन्हें आशीर्वाद की तरह से ले, यानी कि वो तैयारी के साथ मैदान में थे, जिसे नीतीश समझ नहीं पाए। वही मैं कह रहा हूं कि आदरणीय नीतीश जी अहंकार में थे, क्योंकि उन्होंने सत्ता का अपहरण किया था। आपने देखा होगा जिस प्रकार मां सीता का लालू यादव जी के नाम पर नीतीश कुमार जी 15 में चुनाव जीते थे, और किस तरीके से वो ले जाकर के नरेंद्र मोदी जी के गोद में पैसा लेकर के सत्ता रख दिए। तो वो जो विश्वासघात किया था उन्होंने बिहार के मतदाताओं के साथ, एक वो बात। दूसरे, जो हमारा यूथ क्या चाहता है, नीतीश जी बिल्कुल थक चुकर पस्त हो चुके थे। तो एक पस्त हुआ नेता एक युवा से लड़ रहा था जो विजनरी है, जो 21वीं सदी के भारत को समझ सकता था। नीतीश जी 15 साल पीछे, मोदी जी 15 साल पीछे। अरे भाई, बिहार है वो रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, कुंवर सिंह की धरती है, वहां बौद्धिक लोग रहते हैं, गणतंत्र की जननी है वैशाली, पूरे समूचे दुनिया में जहां से गणतंत्र गया है। तो उसको पढ़ नहीं पा रहे थे नीतीश जी, ना मोदी जी। उसी का परसेप्शन है, तेजस्वी ने उसको पढ़ा, समझा, और इसीलिए वहां बिहार की जनता पूर्ण बहुमत से तेजस्वी को मौका देने जा रही है। बिल्कुल। रोहित, इतना आक्रोश क्यों है आपको सत्ता पक्ष को लेकर? सत्ता को लेकर आप इतने उद्वेलित क्यों हैं, गुस्से में क्यों हैं? यहां तो लड़ाई जो है टक्कर की हो गई, 116 बनाम 117 बिहार में अगर बात करें तो। देखिए, इसी बात का आक्रोश चेहरे की भाव भंगिमा से व्यक्त नहीं किया जा सकता। अच्छा। लोकतंत्र में और जनतंत्र में मताधिकार के बल पर आक्रोश को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाता है। अच्छा, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी 15 लाख रुपया खाता में भिजवा रहे थे, 2 करोड़ रुपया नौकरी बांट रहे थे। 6 साल से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, बनारस को क्वेतो बना रहे थे। बिहार गणतंत्र की जन्मभूमि, बिहार 74 के आंदोलन की क्रांति भूमि, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की तपोभूमि। उस तपोभूमि में जाकर सफेद पोश झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सत्ता की अतखेलियों में अपहरण कारोबार चलाने वाले नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी तो हरियाणा के भजन लाल बन गए। चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के साथ 2010 में, 13 में भाग गए लालू जी के साथ बाहरी समर्थन लेके। ठीक है रोहित, यानी में जो रोजगार नहीं दिया और 15 लाख नहीं दिया उसका आक्रोश था। लेकिन इसी बीच हमारे पास एक रिजल्ट है। अभी शुरुआती दौर बांगरमऊ का देखें, उपचुनाव की बड़ी कवरेज भारत समाचार पर लगातार जारी है। देखते हैं, बांगरमऊ विजयी प्रत्याशी आगे है 2033 वोटों के साथ। बांगरमऊ की बात करें, पहले राउंड की गिनती में बीजेपी आगे है और ये कई राउंड चलेगा, लेकिन पहले राउंड में विजयी प्रत्याशी को 2033 मत मिले हैं। नंबर 2 पर 997 सपा और नंबर 3 पर यहां पर कांग्रेस नहीं है, बसपा है 517 वोटों के साथ नंबर 3 पर है। कांग्रेस भी स्थिति अच्छी है, 762 बसपा से आगे, जैसा कि यहां पर ब्रिजेंद्र सिंह लगातार दावे भी कर रहे थे। बांगरमऊ की अगर बात करें तो पहले राउंड की गिनती के बाद बीजेपी यहां पर बढ़त लेते हुई दिख रही है, लेकिन अभी कई राउंड की गिनती होनी बाकी है। लेकिन बढ़त नावेद जी बना के रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। अब मामला हो गया है 5
और 2 का। और राहुल, सबसे खास बात यह है कि बांगरमऊ की ही वो सीट है जिसको लेकर विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर रहता था। कुलदीप सेंगर का मामला सबसे ज्यादा सियासत में गूंजा और वहां पर बीजेपी पहले राउंड में बढ़त बनाई हुई है। नावेद जी ज्यादा अहम हो जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को मानना पड़ेगा कि विपक्षियों ने उतनी मेहनत नहीं की है जितनी करनी चाहिए थी। दूसरी चीज ये कि जो भी हो, परफॉर्मेंस भले ही कमजोर भारतीय जनता पार्टी की हो जाए, लेकिन इस बात की तारीफ करनी पड़ेगी और उनका चुनावी मैनेजमेंट को अभी भी सीख इससे लेना चाहिए दूसरे दलों को, क्योंकि उनकी लड़ाई करने का जो तरीका है, जो उनकी जनसभाएं हैं, जो उनकी एक स्ट्रेटजी है चुनाव लड़ने की, उसमें मेहनत नजर आती है और रंग नजर आते हैं। और उसी की एक वजह है कि लग रहा है कि ये चुनाव एक फाइनल है, ये भले ही सेमीफाइनल है, इससे सत्ता परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से बड़े नेता मेहनत करते नजर आए थे, तो उपचुनाव में अभी तक चलिए, हमारे पास वक्त की कमी है और रोहित भी हमारे साथ बहुत कम समय के लिए जुड़े हैं। रोहित, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे, अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है, अगर उपचुनाव में विपक्ष यहां पर कोई बड़ा संदेश देता है, तो वास्तव में ये जीत है किसकी? मुद्दों की है, माहौल की है, या फिर मेहनत की है? यह जीत भारत के शोषित वर्ग और पिछले 6 सालों से केंद्र स्तर पर और 15 सालों से बिहार में और उत्तर प्रदेश में योगी जी के 3-3.5 सालों के कार्यकाल में शोषित और वंचित हुए गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों के भावनाओं की है। मोदी और योगी जी के तानाशाही की हार है, नीतीश कुमार और सुशील मोदी के हिटलरशाही की हार है और जनता को जानवर समझने वाले। रोहित, अभी बिहार में मामला बड़ा नेक चल रहा है, 116, 120 का है। अगर इसके उलट हुआ तो फिर क्या कहेंगे? अगर मैं आपको बता दूं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय, यह उलट नहीं होने वाला है। जिस प्रकार भगवान सूर्य का उदय सुनिश्चित है, उस प्रकार बिहार में नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की विदाई सुनिश्चित है। जिस प्रकार ब्रह्मांड का चलना सुनिश्चित है, उस प्रकार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में हारना सुनिश्चित है। कोई खगोलीय सार्वभौमिक सत्य बता रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी भविष्यवाणी करते हैं तो कॉन्फिडेंट नहीं है, नहीं मोदी और विपक्ष के लोग दावा कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई कृपा हो गई है। भाजपा करे तो रासलीला, ये तो संजीव जी बताएंगे, तो कैरेक्टर संजीव जी ये बताएंगे किसकी रासलीला है। भाजपा करे तो रासलीला, विपक्ष करे तो कैरेक्टर ढीला। तो बीजेपी रासलीला कर रही है क्या? साथियों से निवेदन है, मदान मत होइए, चेत जाइए, उत्तर प्रदेश भी जाने वाला है। योगी जी गए थे बिहार में, ये चेता क्यों रहे हैं जहाँ संजीव जी? ये क्यों कह रहे हैं कि चेत जाइए? योगी जी दिल्ली गए थे प्रचार करने, काम खत्म हो गया। इनको पानी की जरूरत है, इनको पानी पिलाइए। गोरखपुर के पानी की कमी नहीं है, पानी पूरा है। असल में ये जिस पार्टी से ताल्लुक रख रहे हैं वो नहीं खोल रहे, पत्ते नहीं खोल रहे। आप लोग ले लीजिए। नहीं, पत्ते नहीं खोल रहे। बहुत हैरान और बहुत परेशान मुझे लग रहे हैं। इनके साथ मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का और देश का नौजवान है ही नहीं। अरे तो आपके साथ है, योगी जी के साथ है, वाली बातें नहीं कर रहे, व्याकुल पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। अरे बिहार में क्या होने वाला है, जरा रिजल्ट आने देना फिर बात करना। भाई साहब, आप अत्यंत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, भाषा ऐसी बात कह रहे हो जो घंटे 2 घंटे बाद आपकी टाइट फिर हो जाएगी। आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं पलट के मैं वो आपके लिए कर दूंगा तो असहज हो जाएंगे। आपकी जो गरिमा है चैनल के माध्यम से बनी हुई, वो समाप्त हो जाएगी। संयम से बात रखिए, संयम से बात हैं, गरिमा और संयम का परिचय दीजिए। इतना हैरान और परेशान होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आ जाने दीजिए, फिर मुद्दा ही बात होगी। संजीव जी 1 मिनट, रोहित उतर गए, रोहित ठीक है ना? और ये जो मोदी जी है और योगी जी है, देखिए इन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में पूरे अपने देश को संभाला। योगी जी जाने जब लॉकडाउन किया तब विरोधी। वक्त की कमी है संजीव जी, रोहित जी, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। आपके विचार लेते रहेंगे। लगातार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। बिहार की आवाम ने क्या तय किया? 243 सीटों में कौन बहुमत साबित करने जा रहा? 7 सीटों में क्या विपक्ष सेंधमारी कर पाएगा? अभी जो शुरुआती रुझान है उसमें 5 सीटों पर बीजेपी आगे है, 2 पर सपा आगे है, लेकिन क्या यही फाइनल टैली होगी? जो एग्जिट पोल थे और जो एग्जैक्ट पोल होंगे उसमें क्या अंतर आएगा या वही परिणाम होंगे? इन तमाम बातों पर लगातार हमारी नजर बनी।